टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चाहे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं जो गैसियस फेज में होता है, गैसियस फेज में होता है। ठीक, अब है व्हेन मतलब जब एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी हम कह सकते हैं विद्युत धारा हम कह सकते हैं, ठीक है ना, चाहे विद्युत विसर्ग इसको कहते हैं। ऐसे इसका शुद्ध हिंदी विसर्ग है, लेकिन आप क्या समझेंगे, सीधे विद्युत धारा समझेंगे, ठीक है ना। तो जब विद्युत विसर्ग इज पास्ट, गुजारा जाता है यानी पास किया जाता है, ठीक है ना, थ्रू से होकर, किससे होकर, गैसियस हाइड्रोजन, गैसीय हाइड्रोजन से होकर, गैसीय हाइड्रोजन से होकर, गैसीय हाइड्रोजन से होकर पास किया जाता है, देन तब द H2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस है तो गैसीय फॉर्म क्या होता है, गैसीय फॉर्म में हाइड्रोजन क्या होता है, H2 के रूप में। तो यह H2 अणु जो है डिसोसिएट, टूटता है, यह H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है, एंड और दी इनर्जेटिकली एक्साइटेड, और ऊर्जा के, इनर्जेटिकली मतलब ऊर्जान्वित, इसका शुद्ध हिंदी ये है, यूं कहें कि इनर्जेटिक एक्साइटेड हाइड्रोजन, यानी कि एक्साइटेड का मतलब क्या हो जाता है, उत्तेजित, हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, उत्तेजित हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस्ड, उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु जो है ना वह उत्पन्न होता है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि हाइड्रोजन गैस के, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस से अगर गुजारते हैं हम किसको, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को, यानी विद्युत धारा को जब गुजारते हैं तब H2 मॉलिक्यूल्स टूटता है, यानी कि H2 का मतलब क्या, H है, यह टूटता है किसमें, H एटम के रूप में, और यह हाईली इनर्जेटिक होता है। और क्यों होता है हाईली इनर्जेटिक, इसके बारे में हम बताएंगे, जिसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टर्म की हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो एक्साइटेड, यह जो हमारे पास क्या है, इनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस्ड, उत्पन्न होता है। दिस प्रोड्यूस्ड एटम्स, ये जो उत्पन्न परमाणु है, यह जो एक्साइटेड उत्पन्न परमाणु इमिट, उत्सर्जित करता है। अब यह जो है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम जो है वह उत्सर्जित करता है, वह छोड़ता है, क्या छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण, यह जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ता है, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ता है। कौन, तो हाइड्रोजन, ये इनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन। कब यह बना था, तो देखिए जब गैसीय हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया गया था तब H2 मॉलिक्यूल टूटा है, और उसके बाद से इनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम बना है। ये हाइड्रोजन एटम चूंकि इसके पास क्या है, ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए यह क्या है, ज़्यादा ऊर्जान्वित है, ऊर्जावान है, उत्तेजित हाइड्रोजन है, और यह जो है ना उत्सर्जित करता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण यह उत्पन्न करता है। ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया, आवृत्ति, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, निश्चित आवृत्ति वाला, निश्चित आवृत्ति वाला। ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या हो गया, निश्चित आवृत्ति वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, एंड फॉर्म स्पेक्ट्रम, और वह स्पेक्ट्रम बनाता है, कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और चूंकि यह किसके द्वारा, इनर्जेटिकली हाइड्रोजन एटम के द्वारा यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न हुआ, और यही रेडिएशन जिसका क्या है, डिस्क्रीट, यानी कि निश्चित आवृत्ति है, निश्चित फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि सबका अपना अपना फिक्स फ्रीक्वेंसी है। और इस तरह से आपको पता है कि चाहे हम फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में हो, चाहे वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, अगर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। तो चूंकि यहाँ पर जो रेडिएशन निकला है वो हाइड्रोजन इनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन के द्वारा निकला है, इसलिए यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, कंसिस्ट ऑफ, बना होता है, यह बना होता है, ठीक है ना, किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब का बना होता है, किसका, तो सेवरल सीरीज, ठीक है ना, सेवरल सीरीज मतलब क्या हो गया, कुछ सीरीज का बना होता है, कुछ सीरीज का बना होता है मतलब कुछ श्रेणी का रहता है। क्या सब है सीरीज, पहला को कहते हैं बामर सीरीज, लिखते हैं बालमर लेकिन पढ़ते हैं इसको क्या, बामर सीरीज, इसको बामर सीरीज। इसके बाद है लाइमन सीरीज, यह क्या है, लाइमन सीरीज। उसके बाद है पास्चन सीरीज, इसको क्या पढ़ते हैं, पास्चन सीरीज। उसके बाद से ब्रैकेट सीरीज, इसको ब्रैकेट सीरीज पढ़ते हैं। उसके बाद है फंड, इसको पी फंड लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं फंड सीरीज। और उसके बाद है हम्फ्री सीरीज, इसको हम्फ्री पढ़िएगा, हम्फ्री सीरीज है, हम्फ्रे सीरीज।
यह हम्फ्रे सीरीज है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी जो क्या होता है, सीरीज का निर्माण होता है। बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज और हम्फ्रे सीरीज। यानी पहला सीरीज बामर सीरीज, दूसरा लाइमन सीरीज, तीसरा पास्चन सीरीज और उसके बाद से यानी कि इसमें तो पहला तो ऐसे जो है लाइमन सीरीज होता है, लेकिन ये सब सारे सीरीज हुए। अगर ऑर्डर की बात करें तो लाइमन सीरीज पहले आएगा, ठीक है ना, उसके बाद से बामर, उसके बाद से पास्चन, ठीक है ना। और यही जो है विजिबल, जितना विजियोर वाला जो सीरीज है यह इसी में आता है। उसमें भी विजियोर पूरा नहीं आता है, मात्र 4 गो आता है, 5 गो, इसमें 5 गो आता है। तो देखिए जरा सा, तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ सीरीज का बना होता है। किस सीरीज का? बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। अब ये कैसे हुआ, ये सब चीज़ तो पता चल गया आपको कि हाइड्रोजन गैस से, ठीक है ना, हम किसको गुजारते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को। तो मॉलिक्यूल टूटता है और एटम बनता है, हाइड्रोजन एटम, जो क्या है? एनर्जेटिकली एक्साइटेड है। एनर्जेटिकली एक्साइटेड है तो यह रेडिएशन छोड़ता है। और उसका फ्रीक्वेंसी फिक्स होता है। तो उस फ्रीक्वेंसी का अगर हम ऑर्डर सजाते हैं तो वहाँ से जो स्पेक्ट्रम बना उसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इतने सारे सीरीज होते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री सीरीज होते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यह एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन क्यों होता है, कैसे होता है, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसको हमको देखने के लिए एक टर्म है जिसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर उसी के साथ रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजता, ठीक है ना, उत्तेजना, इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजना। तो देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा प्राप्त करता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, देन, तब, इट, यह, जंप्स, यह कूदता है, यह कूदता है, फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, ठीक है ना, निम्न से उच्च, निम्न से उच्च ऊर्जा की ओर, निम्न से उच्च ऊर्जा, उच्च ऊर्जा की ओर। अब ये कैसे होता है इस चीज़ को बताते हैं। यह क्या होता है? तो देखिए व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब एनर्जी जो है ना प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन, तब यह क्या करता है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में यह कूदता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे समझिए, हम यहाँ पर ये सब 9th 10th में पढ़े होंगे। यह न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों तरफ यहाँ पर ये ऑर्बिट होता है, जो बोर एटॉमिक मॉडल में भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे यूं कहें तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कहीं ना कहीं बोर एटॉमिक मॉडल का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर स्पेक्ट्रम वाला जो सीरीज हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए सोचे कि इसको एक साथ ही पहले कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, इसका एनर्जी लेवल है। जैसे यह क्या है? फर्स्ट सेल है तो इसका एनर्जी कम है, या सेकेंड सेल है इसका एनर्जी ज़्यादा है, जो भी है, यानी कि एनर्जी कम या ज़्यादा इस सब तरह से क्या एनर्जी में डिफरेंस है। मान लेते हैं एनर्जी यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है लोअर एनर्जी लेवल में, और यह इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिला, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो इलेक्ट्रॉन चला गया हायर एनर्जी लेवल में। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। कब? जब यह एनर्जी प्राप्त करता है तब। जब भूखल में कोई नहीं ज़्यादा जो है इधर से उधर जंप करेगा, लेकिन जब खा पी ले तो वह ज़्यादा जंप करेगा क्योंकि एनर्जेटिक हो जाता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके यह एनर्जेटिक होता है, इसलिए लिखा गया कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। देन तब इट जंप्स, यह जंप करता है किधर से किधर? लोअर से हायर एनर्जी, ठीक है ना, लेवल की तरफ, लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। दिस फेनोमेनन, यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो फिर उसके साथ साथ हमें रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी बात करनी पड़ेगी। और जब हम रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो देख लेंगे तो उसके आधार पर जो यह जो सीरीज है, चाहे वह लाइमन सीरीज हो, बामर सीरीज हो, इस चीज़ को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखते हैं रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी प्राप्त किया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? लोअर से हायर एनर्जी लेवल में। इसी का उल्टा समझिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी लेवल में, अब वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाए किधर? लोअर एनर्जी लेवल में, हायर से लोअर में आएगा। तो वह क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, खाया, तब कूदा। इसमें क्या है? एनर्जी को रिलीज करेगा, तब आकर के लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। ये हो गया कैसे? ये हो गया नीचे से छत पर चढ़ना, ये हो गया छत से नीचे आना, ठीक है। तो रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें क्या है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है। एक्साइटेड कब होता है? जब एनर्जी ज़्यादा होता है। रिलैक्सेशन कब होता है? जब एनर्जी डाउन होता है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन जो है ना वह हायर से लोअर एनर्जी में जंप करता है, ठीक है ना, लोअर एनर्जी लेवल लिख सकते हैं, लेवल, देन इट रिलीज एनर्जी, तब यह एनर्जी को रिलीज करता है, उत्सर्जित करता है। एंड
दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यह फेनोमेनन, यह घटना जो है वह क्या कहलाती है, रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को समझिए, जब इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर से लोअर में आता है तो क्या करता है, देन इट रिलीज एनर्जी, यह ऊर्जा को रिलीज करता है, निष्कासित करता है, यानी ऊर्जा को त्यागता है, ठीक है ना। एंड दिस फेनोमेनन, यह घटना क्या कहलाती है, रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइटेशन में जाना था लोअर से हायर में, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो एनर्जी आया कि नहीं यहाँ पर। जब रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो चाहे रिलीज एनर्जी चाहे एब्जॉर्ब एनर्जी, यह क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यही एनर्जी रेडिएशन में चेंज होता है। और इसी रेडिएशन के चलते यहाँ पर स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे, H2 की बात कर रहे थे, H2 से जब पास कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को तो यह टूटता है, और यह टूट करके क्या बन जाता है, एनर्जेटिकली हाइड्रोजन, मतलब एनर्जेटिकली एक्साइटेड, यानी ऊर्जा के रूप से यह एक्साइटेड हो जाता है हाइड्रोजन। और इसके द्वारा चाहे वह एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर में जाना हो, चाहे हायर से लोअर में आना हो, तो अगर हायर से एक्साइटेड, या क्या है, एक्साइटेड हाइड्रोजन है, अगर यह हायर लेवल पर है और इसको आना है लोअर लेवल पर, तो एनर्जी को क्या करेगा, यह एनर्जी को रिलीज किया, और यही एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में आता है, और उसी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बनता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और चूंकि इस एनर्जी के रिलीज होने से सीरीज का निर्माण होता है, तो हम डिफरेंट सीरीज पढ़ते हैं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और पास्टन सीरीज, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। अब इस सीरीज को हम देखने के लिए चलते हैं। तो ये टॉपिक हमारा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना जरूरी था। अब हम देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम का बना होता है, ठीक है ना, वही रिलैक्सेशन ऑफ और जो है ना एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। तो उसमें हमें रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला चीज़ को हमें देखना है, उसके आधार पर ये वाला सीरीज का निर्माण हुआ है। तो देखिए यह लाइन स्पेक्ट्रम का बना होता है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, बना होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या, का बना होता है, का बना होता है, किसका, लाइन स्पेक्ट्रम का, लाइन स्पेक्ट्रम का, लाइन स्पेक्ट्रम का, उधर तो लिख ले, लाइन स्पेक्ट्रम का बना होता है कौन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब देखिए ये कैसे लाइन स्पेक्ट्रम का बना होता है, यही सब तो लाइन स्पेक्ट्रम है। और इसको कैसे जब हम देखते हैं, इस चीज़ को देखिए आप। अब यहाँ पर हम पहले समझा देते हैं कि हमारे पास क्या है, कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, एक नाभिक है, यह पहला सेल, यह दूसरा सेल। सेल का मतलब क्या हो गया, आप एनर्जी लेवल, जो बोर एटॉमिक मॉडल के आधार पर हम बताएंगे। यह चूंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी रिलेटेड है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ ही इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसको हम इस तरह से हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, जिसको न्यूक्लियस के बाद से ये क्या कहते हैं, फर्स्ट सेल, इसको कहते हैं KLMN, इस तरह से। तो अगर इसको अगर हम फर्स्ट सेल कहते हैं तो 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा जो आगे यहाँ पर ऐसे रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये 7। इस चीज़ को समझते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कहाँ से कहाँ गया, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद से ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और यहाँ पर पहुँच जाता है तो इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हायर एनर्जी में है और यह लौट करके लोअर एनर्जी में चला आता है तो इसको क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड होता है, यानी रिलीज्ड एनर्जी। इसमें क्या होता है, रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी। और यही रिलीज्ड एनर्जी से जब वेव होता है, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये जो एनर्जी है अगर वेव के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव के रूप में, यह क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। रेडिएशन की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या, विद फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, विद फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। और यह क्या है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के साथ होता है, और उसका जो अरेंजमेंट होता है, और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। यह क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए, चूँकि हाइड्रोजन एटम के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एब्जॉर्ब किया एनर्जी को तो यहाँ पर पहुँचा, लेकिन अगर रिलैक्स हुआ तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आया तो यहाँ पर आया, तो यह एनर्जी रिलीज हुई। यहाँ पर यह जो है रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो एनर्जी है, यानी रिलीज्ड एनर्जी, इसके वजह से स्पेक्ट्रम का निर्माण होगा। और वह कैसे होगा, तो देखिए, अब देखिए हम रिलैक्सेशन की बात करें तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में यह जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वह कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो इसके लिए अगर हम इसको हम फर्स्ट कह रहे हैं, इस सेल को हम कह रहे हैं फर्स्ट, यानी N1 कह रहे हैं,
तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जब रिलैक्सेशन में आएगा तो कहीं से भी आएगा, तो उस सब के लिए, यानी कि इस फर्स्ट सेल की जो हम बात करते हैं, यही N1, इसको कहते हैं फर्स्ट सेल। यह फर्स्ट सेल है, यह फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। इस चीज़ को समझना जरूरी है। यह फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल N1। इस फर्स्ट के लिए N2 जो कहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये सब के सब कहलाएंगे इसके लिए क्या, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। ये क्या कहलाएंगे, हायर एनर्जी लेवल। जो फर्स्ट सेल है चाहे फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में है तो इसको हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, यानी कि उत्तेजित अवस्था। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, उत्तेजित अवस्था। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या, वह जो निम्न एनर्जी वाला, जो अपना जब तक उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिला है, जब तक वो एक्साइट नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी कि ऐसा समझिए ना कि न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट सेल है इसमें चला आवे तो वही है ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना देखिए कितना ज़रूरी हो जाता है। तो N1 तो हो गया फर्स्ट सेल, और N2 यानी कि इस फर्स्ट के लिए, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी हो, इसके लिए हायर एनर्जी लेवल है। इस हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन। तो अब देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर का पतला पतला लाइन जो है ना देना है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे थोड़ा सा गैपिंग बढ़ाते जाना है। ये कैसे होता है, ये सब गैपिंग वाली बात, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होते जाता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल का, जब एनर्जी की हम बात करेंगे तब। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो इसको देखिए यही N1 है, इसको हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, इसको 5 कहते हैं, इसको 6 कहते हैं, इसको 7 कहते हैं, और इन सबों को हम N2 कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि सतमा से आ रहा है फर्स्ट में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है कि हायर एनर्जी लेवल तो कुछ भी हो सकता है। अगर 7वां से आता है तो देखिए 7वां से आएगा फर्स्ट पर, तो 7वां से आ सकता है फर्स्ट पर, ठीक है। छठा भी तो हायर एनर्जी लेवल है, तो छठा से फर्स्ट पर आ सकता है, 5वां से फर्स्ट पर आ सकता है, चौथा से फर्स्ट पर आ सकता है, तीसरा से फर्स्ट पर आ सकता है, और दूसरा से फर्स्ट पर आ सकता है। इतने सारे लाइन्स यहाँ पर बने, ठीक है। तो ये कहाँ तक पहुँचा, एनर्जी लेवल 1 तक पहुँचा, ठीक है। इसका उल्टा अब क्या रहे, अगर हम इसके लिए बात करें, हम N1 के लिए, तो पहले तो N1 के लिए 1 की हम बात किए, लेकिन अगर हम जो है ना 2 की बात करें, सेकेंड सेल, तो सेकेंड सेल की अगर हम सेकेंड एनर्जी लेवल की अगर बात करते हैं तो इसके लिए हायर एनर्जी लेवल कौन हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर हम सेकंड के लिए बात करते हैं तो इसका हायर एनर्जी लेवल क्या, इससे ऊपर वाला। तो 7वां से भी यहाँ तक पहुँच सकता है, छठा से भी यहाँ पर पहुँच सकता है, 5वां से भी पहुँच सकता है, चौथा से भी पहुँच सकता है, तीसरा से भी पहुँच सकता है, हो गया, ठीक है ना। इसके बाद से अगर इसके लिए हम बात करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के रिलैक्स हो रहा है थर्ड में, तो इसके लिए हायर एनर्जी लेवल क्या है, 4, 5, 6, 7। तो 7 से हम यहाँ तक ला करके रोकते हैं, तो 7 से, 6 से, 5 से और 4th से, ये हो गया। अब अगर हमारा एनर्जी लेवल यह हो, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के रुकता है, तो उसके लिए हायर एनर्जी लेवल कौन हो गया, ये सब। तो इसको हम यहाँ पर रोक देंगे, 7 से लाएंगे, 6 से लाएंगे, 5 से लाएंगे। इसके बाद से हम बात करते हैं अगर 5वां पर, यहाँ पर हमारा जो है ना इलेक्ट्रॉन आकर के रुके, तो ये कैसे होगा। अगर एनर्जी को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम हायर एनर्जी लेवल से यहाँ पर इसके लिए हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर वाला 6 और 7 इसके लिए हायर एनर्जी लेवल हो गया। तो 7 से लाना है 6 पर, ये 5 पर, 7 से 5 पर लाना है, और 6 से 5 पर लाना है, ये हो गया। और अगर हम यहाँ पर देखें तो छठा के लिए ये एनर्जी मतलब हायर एनर्जी लेवल ये हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब रिलैक्स होगा तो 7वां से छठा पर आएगा, तो यहाँ पर एक लाइन इसमें मिला। तो यहाँ पर कितने लाइन मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन मिले। 6 लाइन का जो सीरीज बना इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। इसको क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। 1, 2, 3, 4, 5 लाइन का यह जो सीरीज मिला सेकंड वाला, यानी कहीं से भी आएगा और उसके लिए ग्राउंड स्टेट यानी कि सेकंड हो, ग्राउंड स्टेट उसके लिए क्या हो, सेकंड सेल हो, तो यहाँ पर यह बनता है बामर सीरीज। बामर सीरीज यह विजिबल होता है, इसके लाइंस जो है ना दिखते हैं, किसके रूप में दिखते हैं, तो ये दिखते हैं कभी वायलेट, तो कभी येलो, तो कभी ब्लू, ये सब चीज़ इसके रूप में दिखते हैं। तीसरा वाला जो ये सीरीज है इसको कहते हैं पास्चन सीरीज, इसको पास्चन सीरीज के नाम से जानते हैं। चौथा वाला जो है यह सीरीज इसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। 5वां वाला जो है इसको कहते हैं फंड, लिखते हैं पी फंड। और इसके बाद छठा वाला जो है इसको कहते हैं हम्फ्री सीरीज, इसको कहते हैं हम्फ्री सीरीज। तो अगर हम इसके लाइमन सीरीज के लिए देखें तो N1 का काम कौन करेगा, यहाँ पर 1, लेकिन N2 का काम इसके लिए कौन कहाँ से कहाँ तक आया है, दूसरा से भी आया, तीसरा से भी, चौथा से भी, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ से। अगर हम बामर सीरीज के लिए बात करते हैं तो N1 का काम कौन कर रहा है, 2,
N1 की जगह पर यहाँ पर क्या है 2, लेकिन N2 इसके लिए क्या है एक ज़्यादा से, यानी कि 3 4 5 6 7 ये हो गया। पास्ट टेंस सीरीज के लिए बात करें तो N1 का काम कौन करेगा, इसके लिए 3 करेगा, तो N2 का काम कौन करेगा, उससे ऊपर वाला 4 5 6 7 8 ये सब जो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ब्रैकेट के लिए बात करते हैं तो N1 का काम कौन करेगा 4, लेकिन N2 का काम कौन करेगा, इससे ऊपर वाला 5 6 7। इसके बाद इसी तरह से फंड की अगर हम बात करते हैं तो N1 का काम कौन करेगा 5 और N2 का काम कौन करेगा 6 7 8 9 जो भी रहता है उसी तरह से हम फ्री के लिए होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइमन सीरीज है, दूसरा है बामर सीरीज, तीसरा है पास्चन सीरीज, चौथा है ब्रैकेट सीरीज, पाँचवा है फंड सीरीज और छठा है हम्फ्रे सीरीज। ठीक है, अब देखिए एक तरफ हम सीरीज लिखे हैं, दूसरे तरफ हम लिखे हैं रीजन, क्षेत्र कैसा होगा, और N1 क्या है N2 क्या है। तो लाइमन सीरीज के लिए देखिए इसको कहते हैं यूवी रीजन, यानी अल्ट्रा वायलेट रीजन, पराबैंगनी रीजन। ठीक है, इसके लिए N1 तो 1 और N2 2 3 4 5 6 7 अभी डिस्कस किए थे। बामर के लिए यह विजिबल रीजन है, यानी कि इसमें जो है ना दिखेगा, ये सब लाइन जो है ना दिखेगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से आ रहा है तो इसमें यह रेड दिखेगा, यह लाइन जो है जो कहाँ से आ रहा है इसको देखिए, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है और यह 7 है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 से 2 पर आ रहा है तो यह जो लाइन है वह रेड दिखेगा, 4 से 3 पर आ रहा है वो ग्रीन दिखेगा, जी लिखा हुआ है, 5 से अगर 2 पर आ रहा है तो यह ब्लू दिखेगा, और 6 से अगर 2 पर आ रहा है तो वायलेट दिखेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर यह दिखने वाला है, विजिबल का पार्ट है, इसलिए इसको बामर सीरीज के अंतर्गत कहते हैं विजिबल रीजन है। यही चीज़ लिखें। इसके लिए क्या है N1 2 है, उससे ऊपर वाला जितना भी 3 4 5 6 7 ये सब क्या होगा N2 का काम करेगा। पास्टन सीरीज की बात करते थे, इसको कहते हैं IR इंफ्रारेड, क्या पढ़ते हैं IR इंफ्रारेड, और इसके लिए N1 का काम 3 करेगा और N2 का काम क्या करेगा 4 5 6 7। ब्रैकेट के लिए बात करते हैं तो इसके लिए भी रीजन IR इंफ्रारेड ही होगा, लेकिन इसके लिए N1 4 और N2 5 6 7। फंड सीरीज के लिए बात करते हैं फार IR का मतलब क्या, इंफ्रारेड है तो उसमें भी क्या, फार का मतलब इससे दूर होता है। ठीक है ना, तो यानी कि डिस्टेंस वाला इंफ्रारेड। ठीक, उसके लिए N1 5 है और N2 6 7 8 है। हम्फ्री के लिए अगर बात करते हैं तो उसके लिए रीजन जो होगा फार IR होगा और N1 जो होगा 6 होगा, N2 7 8 9 कुछ भी ये सब हो सकता है। तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सीरीज, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज ये सब लिखा। ठीक है ना, समझा। इसमें से बामर सीरीज ही केवल विजिबल रीजन को देता है, बाकी सब विजिबल नहीं, इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। अब देखिए यहाँ पर कि द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द स्पेक्ट्रम व्हेन द इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम nth लेवल टू द ग्राउंड लेवल। nth लेवल का मतलब क्या, जैसे 7th लेवल से फर्स्ट लेवल पर आ रहा था, ग्राउंड लेवल फर्स्ट लेवल को कहे थे, जहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी वाला को ग्राउंड लेवल कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, और हायर एनर्जी वाला को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसको क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं। तो इस तरह से तो जब हायर लेवल से लोअर लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आता है, कम्स मतलब आता है फ्रॉम nth लेवल यानी N1 लेवल से ग्राउंड लेवल में, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन आता है तब स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या कितनी होती है, तो वो संख्या होती है n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। तो यह n क्या है, वही जहाँ से आ रहा है, अगर 7वां लेवल से आ रहा है तो जो है ना वहाँ पर हो जाएगा कितना, अगर 7वां लेवल से शुरुआत हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पर इसके लिए जो है n का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम 7th लेवल, यदि इलेक्ट्रॉन जो है 7वां लेवल से आता है कहाँ तक, टू द ग्राउंड लेवल तक, यानी 7वां लेवल से ग्राउंड लेवल तक अगर आता है इलेक्ट्रॉन, तब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कितने होंगे n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है ना, n के जगह पर 7, तो 7 इंटू 7 माइनस 1/2, तो 7 इंटू 7 माइनस 1 कितना 6/2, तो 2 × 6 तो 7 × 21, यानी कि 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स। अभी देखे थे आप वो कैसे 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स, तो देखिए 7 गो लाइन यहाँ पर आपने देखा था, 7 लाइन देखा था आपने यहाँ पर, तो इसको अगर हम देखें तो देखिए 7 गो लाइन हमें दिखेगा यहाँ, ऐसे देख लेते हैं, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे देखिए। जैसे देखिए मैं बता रहा था यहाँ पर कि अगर 7 से आएगा 1 पर, तो 7 से 1, 6 से 1, 5th से 1, 4th से 3 से 2 से, ठीक है, तो इसमें कितने लाइन्स हो गए, ठीक है ना, जो भी है। अब देखिए अब इसके बाद से कहाँ 7 से 2 पर आ रहा है, 6 से 2 पर, 5 से 2 पर, 4 से 2 पर, 3 से 2 पर। इसी तरह से अगर 3 की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल अब 3 है हमारा, तब क्या हो जाएगा 7 से 3, 6 से 3, 5 से 3, 4 से 3। अगर ग्राउंड लेवल हमारा 4th है तो क्या हो जाएगा 7 से 4, 6 से 4, 5 से 4। अब यहाँ पर 5th है तो 7 से 5th और 6 से 5th, और इसके बाद 7 से 6, इस तरह से। अब टोटल लाइन को हम गिनते हैं, यही है स्पेक्ट्रल लाइन, इसमें से प्रत्येक लाइन क्या है स्पेक्ट्रल लाइन, तो इसको गिने 1 2 3 4 5 6 इसमें हो गया, 1 2 3 4 5
देखिए 6 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, इसके बाद 1 2 3 4, 4 यहाँ पर हो गया, इसके बाद 1 2 3 यहाँ पर हो गया, 2 इसमें हो गया, 1 इसमें हो गया, तो 6 5 11 4 15, 3 18, 2 20 1 21, 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स हो गया। और यही 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 21 स्पेक्ट्रल लाइन्स। अगर इसी में कहता हम लोगों को कि ऐसे आप जो है निकालो कि जिसमें क्या हो कि फिफ्थ से हो, nth लेवल जो है ना हमारा फिफ्थ हो, nth लेवल हमारा फिफ्थ लेवल हो, यानी कि फिफ्थ लेवल से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिफ्थ लेवल से आ रहा है तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने 5 से, पहले हम 1 पर लाएंगे, 5 से 1 पर, 4 से 1 पर, ठीक है, 3 से 1 पर, 2 से 1 पर, फिर इसके बाद 5 से 2 पर, इसके बाद से 4 से 2 पर, 3 से 2 पर, फिर उसके बाद से क्या करेंगे 5 से 3 पर, 4 से, इसके बाद से यहाँ से, तो टोटल लाइन कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स हुए, यहाँ से 10 स्पेक्ट्रल लाइन्स। यही जो है ना नीट में और जेई में पूछा जाता है, यानी इंजीनियरिंग मेडिकल में यही सब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए इसमें स्पेक्ट्रल लाइन्स कितने हो गए 10, कैसे फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2, तो फिफ्थ लेवल से ना कहा गया, तो अगर हम इसको देखें तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2, तो 5 इंटू 4/2, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 स्पेक्ट्रल लाइन आया है कि नहीं गिन करके। तो इस तरह से जिस लेवल से कहा जाए तो इस फार्मूला को यूज करके आप लिख सकते हैं। अब है हमारे पास देखिए वेव नंबर, जिसको न्यू बार से पढ़ते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव होता है, पीछे भी हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये क्या होता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, यह वेव लेंथ का व्युत्क्रम होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा या व्युत्क्रम, किसका, वेव लेंथ का, इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर को दिखाते हैं न्यू बार से, तो न्यू बार बराबर 1/λ। अब न्यू बार को और कैसे लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं हम ऐसे, आर कैपिटल आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर क्या है वो सारा चीज़ तो आपको पता है, यही अगर जो ना यहाँ पर इसको n1 कहेंगे तो इसके लिए ऊपर का सारा चीज़ n2 का काम करेगा, ये सब चीज़ आपको मालूम है। आर जेड स्क्वायर, जहाँ पर आर की हम बात करते थे इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और 109677 पर सेंटीमीटर इसका वैल्यू होता है। और हाइड्रोजन के लिए जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है जो 1 है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, तो आर का वैल्यू हो गया 109677 पर सेंटीमीटर, और जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, चूँकि हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, तो इसलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 से इसको गुना करेंगे तो इतने रह जाएगा। इसके बाद से 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। ये हो गया इसका न्यू बार का फार्मूला। ये हो गया फॉर एनी एटम, यह हो गया किसी भी एटम के लिए, एनी एटम। अगर हीलियम एटम के लिए हम बात करेंगे तो जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन ये जो है 109677 जो लिख दिए हैं और जेड का वैल्यू 1, ठीक है ना, जब लेते हैं तब जा करके ये इतना आता है। ये हो गया फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर H एटम, यह हाइड्रोजन एटम के लिए हो गया। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये वाला चलेगा, और किसी अन्य एटम की बात होगी तो हम ये वाला चलाएंगे, और हीलियम की बात होगी तो यहाँ पर जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा, लिथियम की बात होगी तो जेड का वैल्यू 3 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। अब देखिए ये जो फार्मूला भी देखिए हम लोग वेव नंबर का, न्यू बार इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n-n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। उसमें जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, और आर है रिडबर्ग कांस्टेंट, किसी साइंटिस्ट का, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट यानी किसी केमिस्ट का नाम रिडबर्ग था, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है कितना 109677 पर सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब है फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। किसी भी सीरीज की हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बामर सीरीज की तो 7वां से फर्स्ट तक आता है, फिर 6ठा से फर्स्ट तक आता है, फिर 5वां से फर्स्ट तक आता है, फिर 4था से फर्स्ट तक, फिर 3रा से फर्स्ट तक, फिर 2रा से फर्स्ट तक, इस तरह से आता है, ठीक है ना। तो इसमें से ये जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात कही गई, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड क्या, लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का लाइन है। और शॉर्टेस्ट एनर्जी, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका एनर्जी शॉर्ट। एंड लास्ट लाइन, इसका फर्स्ट लाइन इसको कहा गया, ऐसे सॉरी फर्स्ट लाइन इसको कहा गया, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट एनर्जी, और इसका वेवलेंथ जो है ना ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम लास्ट लाइन की बात करेंगे, जो ऊपर से जिसको हम n2 बराबर इन्फिनिटी कर रहे हैं, ऑफ ए सीरीज इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ जो है ना छोटा होगा, और यह इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी कम और इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। यही बात यहाँ पर इसमें लिखा गया।